गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 30, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग दोस्तों करने वाले हैं वो रहेगा कोर सेक्टर के बारे में। ये पुराना टॉपिक है, रिपीटेड है, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आपको उन 8 कोर सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो इंडिया की एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का 40% कवर करते हैं। ये न्यूज में है थोड़ा सा, इसलिए बात कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से। एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज, और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन होती है, जैसे हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, बीटेक वगैरह आप करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, वहां पे क्या हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चबाहर पोर्ट के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ईरान की ये पोर्ट है और इंडिया को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। मानस टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर बात करेंगे ओपेक के बारे में। ओपेक बेसिकली एक कई सारी कंट्रीज का ग्रुप है जो कि मोस्टली ऑयल की एक्सपोर्ट को और प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में है। बुलियन एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, मुझे लगता है दोनों में आपके काम आएगा, क्योंकि पहली बार इंडिया में इस तरह का एक्सचेंज जो है वो हुआ है। गुजरात के अंदर मोदी जी ने इसको अनवील किया है, तो बात करेंगे इसके बारे में। विसल ब्लोअर एक्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। तो यहां से हम लोग एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, देन वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो, जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सीधा पहले टॉपिक से, ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। 400 से 500 लाइक कम से कम आने चाहिए वीडियो पे, तभी मजा आएगा। तो बात ऐसी है कि कोर सेक्टर का आउटपुट इंडिया में एक्सपेंड हुआ है बाय 12.7%। देखिए हर महीने हर हफ्ते आपको ये डेटा मिलता है, तो इतना डेटा में हम लोग नहीं जाएंगे कि हर बार डेटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है? वो है कोर सेक्टर, ठीक है। कोर सेक्टर एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इंडिया में 8 ऐसी इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे देख सकते हो, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर। ये आपको पता होना चाहिए और आपको इनका वेट भी पता होना चाहिए कि किसका वेट कितना है, ठीक है। जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट का 28 है, स्टील का 17 है, इलेक्ट्रिसिटी का 19 है। अगर हो सके, अगर आप थोड़ा सा रट्टा मारने में या फिर याद करने में माहिर हो, तो आप इसको वेट के हिसाब से भी याद कर सकते हो। एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि इसको वेट के अकॉर्डिंग आप जो है अरेंज करिए, प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल पूछ सकता है। तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो भी कर लीजिए। और एक्चुअली इंडिया का जो 40% टोटल मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो और ये यहीं से आता है भैया। तो इसका मतलब इन कोर सेक्टर को अगर अगर हम लोगों ने अगर इसको हम लोगों ने मॉनिटर कर लिया, तो हम समझ लीजिए पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, पूरे इंडिया की प्रोडक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इनको मेजर करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन होती है तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई होता है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंडेक्स होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई होता है। उसी तरह से कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं आईआईपी, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। ये एक इंडेक्स होता है जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया का जो माइनिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन रिलीज करता है? एनएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, ठीक है। इसका बेस ईयर पहले 2004-2005 हुआ करता था, अभी हम लोगों ने इसका बेस ईयर चेंज करके 2011-12 कर दिया है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर महीने ये डेटा आता है, हर किसी को पकड़ के आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीच लॉ मेडिसिन इन रीजनल लैंग्वेजेस, कौन बोल रहे हैं? मिस्टर शाह, हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भैया हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 था, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है, राइट, जिसमें लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आप वहां पे रीजनल लैंग्वेज का यूज कीजिए। इनका कहना है, शाहजी का कहना है कि इंडिया में 95% जो स्टूडेंट होते हैं अपने स्कूल के अंदर, उनकी जो प्राइमरी मीडियम होता है वो क्या होता है? वो रीजनल लैंग्वेज होता है। प्राइमरी एजुकेशन आपको कोई मदर टंग में दिया जाता है रादर देन इंग्लिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो लॉ की पढ़ाई होती है, मेडिसिन की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वो इंग्लिश में होती है। तो इनका यह कहना है क्योंकि 95% लोग मदर टंग में पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब इंडिया में जो 95% टैलेंट है, हम उसको पूरी तरह से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उस 5% टैलेंट को ही यूज कर पा रहे हैं जिसको इंग्लिश आती है कि नहीं? 95% टैलेंट तो भैया बैठा हुआ है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने ये कहा कि मैं कई ऐसे वकीलों को जानता हूं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज उनको इंग्लिश में नहीं है।
वो इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वकील मैंने खुद ऐसे देखे हैं जिनका हिंदी में हाथ काफी मजबूत है लेकिन इंग्लिश में हाथ काफी तंग है, जिसकी वजह से वो जज साहब के सामने बहुत अच्छे से आर्गुमेंट नहीं रख पाते हैं। ये भी एक अनफॉर्चुनेट सी चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इंग्लिश ही अलाउड है, दूसरी लैंग्वेज अलाउड ही नहीं है। और इसी वही हाल आपका इंजीनियरिंग में भी है, वही हाल आपका मेडिसिन में भी है। इनका यह कहना है कि हम लोग मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पे डेफिनेटली प्रमोट करेंगे और वहां पे भी अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत। मुझे बहुत बढ़िया चीज लगती है क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्री, जापान है, जर्मनी है, बहुत सारी रीजनल जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे सिर्फ हायर लैंग्वेज एजुकेशन की पढ़ाई इंग्लिश में नहीं होती है। ऑफ कोर्स वहां पे इंग्लिश सीखी जाती है स्कूल्स वगैरह में, लेकिन वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब या वहां की जो नेशनल लैंग्वेज है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानीज, चाइना में जो है मैंडरिन, है ना, उनकी रीजनल लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ पे भी हो सकता है। इंडिया तो भैया अपने आप में एक अलग दुनिया है, कितनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे हैं। तो टैलेंट को अगर हम लोगों को यूटिलाइज करना है तो इस चीज को हम लोग डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। और एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे ना फ्यूचर के दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। फ्यूचर के लिए के गेटवे होता है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। किसने कहा है? नेशनल मंडेला। लेकिन अगर यही एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बैरियर बन जाएगा तो हम लोग दुनिया को चेंज करना तो छोड़ो भैया, खुद की लाइफ चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। और इंडिया में ये बैरियर लैंग्वेज का तो एक ऑफ कोर्स है ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। और ये हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फॉल्ट है। हम लोग फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड हैं, रट्टा मार के एग्जाम दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस नहीं किया जाता, माइंड की ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता। तो जब एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक की बात आती है, लूप होल्स की बात आती है, तो ये हम लोग डेफिनेटली लिखते हैं। आज से नहीं भैया, सदियों से, सदियों से जो आदमी ग्रंथों पे रट्टा मारता है, बुक्स पे रट्टा मारता है, 10-20 बातें आपको रट्टा मार के तुरंत ऐसे तोते की तरह बता देता है, लोगों को लगता है यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसको तो इतना कुछ पता है, इसको तो पूरी बुक याद हो गई है। बुक याद होना इज अ डिफरेंट थिंग, बुक को समझना इज अ डिफरेंट थिंग। रट्टा मारने से वो आप जो है लोगों की नजरों में आप हवा तो बना सकते हो, भोकाल बना सकते हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन तो भैया इनकी तो बात मान लो, ये तो कह रहे हैं, है ना। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बीइंग एजुकेटेड एंड हैविंग एन एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर आप देख सकते हो समाज में फिर भी कैसा होता है, तो उसको हम लोग एजुकेटेड नहीं कह सकते। फॉर्मल एजुकेशन ले लिया है, लेकिन बीइंग एजुकेटेड इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें आप अपनी एजुकेशन को अप्लाई करते हो, है ना, दैट इज कॉल्ड विजडम। दैट इज कॉल्ड विजडम। एक्चुअली 3 लेवल होते हैं, मुझे कभी मेरे टीचर ने बताया था कि बुद्धू, एक होता है बुद्धू, फिर होती है बुद्धि, और फिर होती है बुद्धा, है ना। 3 लेवल होते हैं। तो मोस्टली लोग तो इसी स्टेट में रहते हैं, बुद्धू। उनको लगता है कि उनको चीजें पता हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, उनको दुनिया की पूरी समझ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है। वो बुद्धू तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी एजुकेशन को थोड़ा रैशनल वे में, है ना, साइंटिफिक वे में यूज करने की कोशिश करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करते हैं। फिर होते हैं बुद्धा वाले, जो एजुकेशन उन्होंने लिया है वो उसको अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। उनको विजडम आ जाता है, वो सिर्फ रट्टा मार के या चीजें याद नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं। अगर आपने पढ़ा है कि सच बोलना है तो वो सच एक्चुअली में बोलते हैं। अगर आपको पढ़ा है कि आपको ऑनेस्ट रहना है तो एक्चुअली में ऑनेस्ट को फॉलो करते हैं, ऑनेस्टी को, तो वो रहते हैं बुद्धा वाले। अब आप देख लीजिए कौन सी स्टेज पे हैं, है ना। खैर, तो हम बुद्धा तो हम नहीं बन सकते, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बट यस कम से कम बुद्धि तक तो हम लोग जाएं, है ना, बुद्धू ना बने। चलिए, तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एजुकेशन और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम लोग आर्टिकल 45 की बात करते हैं, आर्टिकल 39F की बात करते हैं जो कि एजुकेशन के बारे में बात करता है। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें 76 के अंदर हुआ था, इसमें एजुकेशन को हम लोगों ने जो है स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाला था, तो ये भी एजुकेशन की बात करता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने 2002 में किया था, जिसमें हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया था, और आर्टिकल 21A उसके अंदर हम लोगों ने एक्ट किया था, और यहीं पे हम लोगों ने फिर फंडामेंटल अपनी जो है ड्यूटीज को भी चेंज किया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना,
उसके अलावा 25% का जो रिजर्वेशन दिया जाता है डिसएडवांटेजेस बच्चों को स्कूल्स वगैरह में। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान हमारे पास है, मिड डे मील हमारे पास है भैया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, है ना, वो सारी चीजें हमारे पास है। और अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आप सेपरेटली डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, राइट। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना, सबके लिए, समाज के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास टॉपिक होता है वो कहता है जयशंकर पुशेस फॉर द चाबाहर पोर्ट। देखिए चाबाहर कहां पे है, ईरान में है, ये तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए पहले एक्चुअली ईरान हमारा टॉप मोस्ट पार्टनर हुआ करता था, स्पेशली ऑयल के मामले में। लेकिन क्योंकि ईरान के ऊपर यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो मजबूरी में हम लोगों को भी फॉलो करना पड़ता है। तो ईरान से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काफी ज्यादा कम हो गया, और अभी ईरान कहीं लिस्ट में भी नहीं आता है हमारी, है ना। लेकिन ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, और ईरान के साथ हमारा रिलेशन बहुत जरूरी है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली ईरान के साथ हमारी वो चीजें होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। बट चीजें थोड़ी चेंज हो रही है। एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ईरान को और बेलारूस को परमानेंट मेंबर बनाने की बात चल रही है, और इंडिया इसका जो है बिल्कुल दिल खोल के स्वागत कर रहा है। क्योंकि ईरान अगर इसका परमानेंट मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं ईरान के साथ वो और ज्यादा मजबूत यहाँ पे डेफिनेटली होंगे। आपको नहीं लगता है क्या? मुझे तो लगता है। तो इसलिए ईरान इनका स्वागत कर रहा है, और हमारी नजर किसके ऊपर है? अर्जुन के जैसे जो तीन आंख, मछली की आंख पे नजर थी, हमारी नजर जो है चाबाहर पोर्ट के ऊपर है। देखिए दिखा देता हूं थोड़ा आपको। ये रहा ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान का पोर्ट है, वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट में से माना जाता है। और यहाँ पे चलता है आपका क्या, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है अपना लोकल जो है लोकल पोर्ट गुजरात के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो बात का मजा ही आ जाएगा। एक्चुअली इस पोर्ट को, चलो थोड़ा एक हिंट आपको देता हूं, इस पोर्ट को हम लोगों ने डेवलप किया था कराची पोर्ट को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद कराची पोर्ट तो पाकिस्तान में चली गई, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मुंबई पोर्ट बचा। तो कराची पोर्ट को काउंटर करने के लिए गुजरात में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पोर्ट डेवलप किया, उसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बता दो जरा जल्दी से मुझे। अब ये तो है ग्वादर पोर्ट, इसके साथ में यहाँ पे आता है चबाहर पोर्ट, जो कि ईरान के अंडर में पड़ता है। तो चबाहर पोर्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, और चबाहर पोर्ट के बाद हम लोग रेलवे लाइन बिछाएंगे। पहले वो कहां तक जाएगा, ज़ेनादन तक जाएगा, फिर वो वहां से जो है जरान तक जाएगा, और फिर वो है दिलाराम यानी कि अफगानिस्तान तक जाएगा। बेसिकली ये हमारा टारगेट था कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आराम से। देखिए ठीक है, तो सॉरी ये मैंने दिखा दिया। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से जाएंगे चबाहर में, और चबाहर से रेलवे लाइन का यूज करते हुए अफगानिस्तान में जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट था। लेकिन जो रेलवे लाइन थी इस पे बहुत स्लोली काम हो रहा था, तो फाइनली हम लोग इंडिया को इससे आउट कर दिया गया है बाय ईरान। तो ईरान अभी इस रेलवे लाइन को खुद डिवेलप करने वाला है, लेकिन चबाहर पोर्ट को डिवेलप करने का अभी भी हमारे पास चांस है। तो बेसिकली इंडिया जो है गवर्नमेंट उसको ही यहाँ पे पुश कर रही है कि शायद हम लोग यहाँ पे कुछ करना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चबाहर पोर्ट से लेके ज़ेनाडन तक जो है 1380 किलोमीटर बनाना था, फिर 200 किलोमीटर का जरांस तक बनाना था, फिर जो है दिलाराम तक बनाना था 218 किलोमीटर। बट ये अभी इंडिया यहाँ से आउट हो गया है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ईरान के साथ वो हम लोग पूरा नहीं कर पाए, ईरान उसको खुद डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो चबाहर पोर्ट जो है वो एक सी पोर्ट है। चबाहर लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान, ठीक है, ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो है ईरान का ये ओनली ओशियानिक पोर्ट है। ठीक है, और ये दो सेपरेट पोर्ट हैं बेसिकली छोटी छोटी, जिसका एक का नाम है शाहिद कलांतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहस्ती। इनको इंडिया डेवलप कर रहा है दोनों को, तो दोनों को डेवलप करेगा तो चबाहर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। लोकेटेड ऑन द सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस, ईरान का ये प्रोविंस है सिस्तान बलोचिस्तान, वहां पे ये पड़ता है। द पोर्ट ऑफ चबाहर इज लोकेटेड ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ द सिस्तान। याद रखना आपने, मकरान कोस्ट पूछ सकता है आपसे, मकरान कोस्ट न्यूज में है, क्यों था, क्या था, कहां है। ठीक है, एंड बलूचिस्तान प्रोविंस नेक्स्ट टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड एट द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा यहाँ पे है, ये बिल्कुल इसके माउथ के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इन मई 2016 इंडिया एंड ईरान साइन द बायलैटरल एग्रीमेंट इन विच द इंडिया वुड रिफर्बिश का मतलब क्या होता है कि पहले से वो बना हुआ था उसकी रिपेयर करनी है, उसको इंप्रूव करना है, अपग्रेड करना है। वन ऑफ द बर्थ ऑफ द शाहिद बेलहस्ती, तो ये जो शाहिद बेलहस्ती पोर्ट है इसको हम लोगों को रिफर्बिश करना था। दिस पोर्ट इज 800 किलोमीटर क्लोजर टू द अफगानिस्तान देन पाकिस्तान कराची पोर्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है उससे क्लोज पड़ता है ये अफगानिस्तान से। तो थोड़ा सा मैंने आपको डाल दिया है, ये मैंने आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, सिग्निफिकेंस ऑफ चबाहर पोर्ट मेंस के परस्पेक्टिव से। ठीक है,
ये आपने सेल्फ स्टडी करना है थोड़ा। आप देख सकते हैं कांडला पोर्ट है, इधर आपका कराची पोर्ट आ जाता है, और फिर यहाँ पे आपका चबाहर पोर्ट आ जाता है, और ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं। मानस रिजर्व हैज 2.4 टाइगर्स फॉर द एवरी टाइगर, मतलब एक मेल टाइगर के ऊपर मानस में 2.4 फीमेल टाइगर्स हैं, ये इनका मतलब है, क्योंकि वहां पे अभी सेंसस वगैरह किया गया तो ये चीज पाई गई। अब ये अच्छा है बुरा है इसके बारे में ज्यादा आर्टिकल में नहीं लिखा गया, लेकिन सेक्स रेशो स्क्यूड तो है, इट इज अ स्क्यूड सेक्स रेशो, है ना। ऑफ कोर्स अब अच्छा है बुरा है वो देखे वाइल्ड लाइफ के हिसाब से हम लोग बहुत ज्यादा आई डोंट नो ये ठीक है या बुरा है। अब अगर ह्यूमंस में ऐसा होता है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड थिंग, अगर जानवरों में ऐसा होता है तो मे बी इट इज गुड मे बी इट इज बैड, वी डू नॉट नो, है ना। अभी इतने कुछ इसमें खास बताया नहीं है, बट जो है हमारा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने जो यहाँ पे सर्वे वगैरह किया उससे ये पता चला, कैमरा ट्रैपिंग वगैरह हम लोगों ने किया कि भैया यहाँ पे फीमेल ज्यादा है मेल कम है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। असम के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह हैं जिसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये रहा आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वी कैन ऑल्सो कॉल इट टाइगर रिजर्व एज वेल, है ना। फिर यहाँ पे आपका औरांग आ जाता है, दिस इज योर औरांग, ठीक है, लखौवा, काजीरंगा, ठीक है, जो है गिब्बा, दिब्रू सिकोहा, ठीक है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। ये क्लियरली आपका बीच में दिख रहा होगा, ये आपकी है क्या, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। इधर आपका आ जाता है जोरहाट, जोरहाट। तो जो है हल्दिया से जो है सुबरी तक जो है वो जाता है। तो खैर इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा माइनस नेशनल पार्क के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो मैंने आपके पहले कंटेंट डाल दिया है अलग से, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट भी है ये, और प्रोजेक्ट टाइगर की हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और ये एक एक्चुअली टाइगर के साथ साथ एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है, असम का, और हिमाचल की ऑफ कोर्स हिमालय के फुट हिल्स में पड़ता है। एंड इट इज अ कॉन्टिगुअस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान। तो इसके साथ ही अगर आप ऊपर देखोगे तो देखिए ये रहा है भूटान, भूटान का जो रॉयल नेशनल पार्क है उसके साथ ही कंटिन्यूएशन है। वो बात अलग है कि बीच में इंडिया की बाउंड्री आ गई, अदरवाइज ये पूरा कंटिन्यू करता है काम, है ना। भूटान के साथ हमारे रिश्ते भी वैसे बहुत अच्छे हैं, और मानस रिवर डेफिनेटली यहाँ से फ्लो करती है, आप क्लियरली देख सकते हो, जो कि ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्रिब्यूटरी है, राइट। और मानस रिवर जो है इट सर्व्स एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। थोड़ा थोड़ा चीजें आपको फैक्चुअल पता होनी चाहिए। पार्क इज नोन फॉर द रेयर एंड द एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जैसे आसाम रूफ टर्टल यहाँ पे मिलता है, हिस्पिड हेयर मिलता है, गोल्डन लंगूर मिलता है, पिग्मी होक। पिग्मी होक को लेके तो ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कई साल पहले, ठीक है। इट इज फेमस फॉर इट्स वाटर बफेलो के लिए बहुत फेमस है, और मानस रिवर के बारे में आपको बता ही दिया। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए जो मैंने आज यहीं से जो है दो एमसीक्यूज भी निकाले हैं जो कि ऑलरेडी 2020 यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, डेफिनेटली आपको स्क्रीन पोज करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर करना है, ठीक है। Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? कॉर्बेट, रणथंभौर, सिरिसलम और सुंदरबंस, ठीक है। कल इसका आंसर मैं आपको दूंगा। Which of the following protected area is well known for the conservation of the subspecies of the Indian swamp deer, Barasinga, that thrives well on the hard ground and is exclusively graminevorous, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, मानस, मधुमलाई, चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2022 का यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मैक्रोन काउंट्स ऑन द एमबीएस टू रेज ऑयल प्रोडक्शन। एमबीएस का मतलब समझते हो आप, मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, किंग नहीं है, किंग अभी जिंदा है, जो वो मरेंगे तो ये किंग बन जाएंगे, अभी वो प्रिंस हैं। अभी इन्होंने किया था फ्रांस के अंदर यात्रा, और बड़े जोरों शोरों से इनका जो है नगाड़े ढोल डीजे बजा के जो इनका स्वागत किया गया फ्रांस के अंदर, क्योंकि सऊदी अरेबिया के थोड़े से रिश्ते अमेरिका के साथ आजकल खराब चल रहे हैं ट्रंप के बाद से। बट एनीवेज, लेकिन एमबीएस मतलब मोहम्मद बिन सलमान को इतना ज्यादा क्यों हवा दे रहे हैं। इवन फ्रांस पेरिस के अंदर दुनिया का जो सबसे बड़ा महंगा घर है वहां पे इनको ठहराया गया भैया, वहां पे रुके थे रात को, वहां पे इन्होंने मस्त एकदम एंजॉय किया। लेकिन इतनी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए इस समय जो है दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा है, ये आपको पता ही है ना। इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हाई है, ऑयल इन्फ्लेशन। तो ये जो सऊदी अरेबिया है इसके हाथ में चाबी है। किसकी चाबी है? ऑयल को प्रोड्यूस करने की चाबी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ऑयल वो कौन है? सऊदी अरेबिया। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई।
अभी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस बहुत हाई है। इसीलिए अमेरिका, अमेरिका, यूके, फ्रांस वगैरह वो मोहम्मद बिन सलमान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि माई बाप प्लीज आप ऑयल की सप्लाई को बढ़ा दीजिए, ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन ये बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि इनको मिल रहा है मजा, इनको मिल रहा है भैया बहुत ज्यादा पैसा डॉलर में, क्योंकि ये एक कार्टेल का ग्रुप पार्ट है। कार्टेल समझते हो आप, मतलब कुछ लोग जो ग्रुप्स में आ जाते हैं वो कार्टेल, वो फिर प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो दुनिया में 13 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसे कहते हैं ओपेक, ठीक है, ओपेक। तो और ये कार्टेल है बेसिकली। तो ये लोग क्या करते हैं दुनिया में, ये 13 कंट्री दुनिया का जो है 60-70% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करती हैं, जब इनको हाई प्राइस करना होता है तो प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, जब इनको प्राइस कम करना होता है प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। तो और इस समय दुनिया में क्या है, ऑयल ही एवरीथिंग डिसाइड्स, है ना, ऑयल डिसाइड्स एवरीथिंग। आपको पता ही है कि दुनिया की पूरी इकोनॉमी है ऑयल के ऊपर टिकी हुई है। मतलब ये जो कंट्री है इनके हाथ में दुनिया की दुखती हुई रग है भैया, जब चाहे उसको दबा दें, जब चाहे उसको छोड़ दें। इसे कहा जाता है ओपेक कंट्री, और सऊदी अरेबिया यहाँ पे सबसे बड़ा लीडर है। इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आज ओपेक के बारे में बता देता हूँ। 1960 में इस ग्रुप को बेसिकली बनाया गया था 5 कंट्रियों के द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। बाद में इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, कई कंट्री इसमें ऐड हो गई, कई जो कंट्रीज में से हट गई। अभी फिलहाल ओपेक की वेबसाइट से मैंने डेटा लिया है, 13 कंट्री जो है इसका पार्ट है। 2019 में जो है कतर ने अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया था। अभी कौन कौन सी कंट्री पार्ट है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और साउथ सूडान एंड सूडान। ये देखिए रशिया जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये ओपेक प्लस का पार्ट है, ओपेक का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओपेक के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया, लीबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेडोर, गेबोन, अंगोला वगैरह, वो थोड़ा आप देख सकते हो, ठीक है। कतर वगैरह ने तो यहाँ से पार्टिसिपेशन वापस ले लिया था। तो 13 कंट्री इसका पार्ट है। फिर बाद में इन्होंने मिलकर जो है कुछ अलग कंट्रीज को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ओपेक प्लस बना दिया, जिसमें ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मैक्सिको वगैरह, उनको रशिया को भी ऐड कर। रशिया भी दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, नो डाउट, है ना, एक्सपोर्टर भी बहुत बड़ा है, तो इसको ओपेक प्लस। लेकिन अभी भी जो मेन जो चीज है वो ओपेक ही है ना। ओपेक प्लस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ओपेक है, क्योंकि यहाँ पे ओपेक प्लस में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिनकी आपस में ना अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, तो खुद ही लड़ते रहते हैं। दैट इज वाई इट इज ना पावरफुल नहीं है, बट यस यू कैन क्लियरली सी। तो ये है थोड़ा सा ओपेक के बारे में, और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि ऑयल की सप्लाई बढ़े, है ना, वो अपनी जो टैप है उसको ओपन करें, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। आगे बढ़ते हैं। मोदी अनवील्स इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज। बुलियन मतलब जिसमें हम लोग गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं उसे हम लोग बुलियन कहते हैं, ठीक है। और जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ब्रिटेन की आपने पढ़ा होगा, इंडिया में सोने की चिड़िया कहते थे, है ना, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड होता था वो हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, ब्रिटिश वाला की हिस्ट्री। बहुत सारा सोना जो है इंडिया से चाइना में जाता था, चाइना से इंडिया में आता था, फिर ब्रिटेन जाने लगा, वो सारी सारी चीजें। खैर, तो इंडिया ने पहला बुलियन एक्सचेंज इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। कहां पे किया है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में किया है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होंगे, इसमें ट्रेडर्स होंगे, इसमें ज्वेलर्स होंगे, और जो गोल्ड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग भी इसके अंदर होने वाला है। तो ज्वेलर्स वगैरह इसमें जो है वो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। यहां पे क्या है, हम लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे बल्कि फिजिकल फॉर्म में एक्चुअली में गोल्ड और सिल्वर को स्टोर भी कर सकते हैं। ये सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वालिफाइड ज्वेलर्स विल बी परमिटेड टू इंपोर्ट गोल्ड थ्रू द IIBX, ठीक है, इसके एक्सचेंज के थ्रू वो इंपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड को। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इज द इंटरेस्टेड विद नोटिफाइंग द एलिजिबल क्वालिफाइड ज्वेलर्स। तो कौन कौन से ज्वेलर्स क्वालिफाइड होंगे उसका सर्टिफिकेशन कौन देगा, IFSCA, वो उसका सर्टिफिकेट देने वाला है अगर आप इंपोर्ट करोगे गोल्ड को। तो अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो NRIs होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अभी फिलहाल सिल्वर प्रोडक्ट हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन बाद में हम लोग सिल्वर प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करेंगे उस एक्सचेंज के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ज्वेलर्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि भैया 25%
जो मतलब सॉरी 25 करोड़ का वर्थ जो है उनके पास कम से कम एंटिटी होनी चाहिए। 90% जो उनका एनुअल टर्नओवर होता है वो पिछले 3 साल में उनका कम से कम होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। फिलहाल के लिए जो वहां पे सेटलमेंट होने वाला है वो T+0 बेसिस पे होगा, बाद में उसको T+2 बेसिस पे किया जाता है। बेसिकली T+2 क्या होता है ना, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो 2 दिन में उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अभी जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो तुरंत के तुरंत सेटलमेंट हो जाता है। तो ये T+0 T+2 उसी को बोलते हैं, जिसमें जो हॉलीडे होती हैं, सैटरडे संडे होता है वो इंक्लूड नहीं होता है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो बेसिकली सेटलमेंट वाला काम होता है। तो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं एक्सचेंज रेट के थ्रू, सीधी सी बात है, मान लो इंडिया में कोई आदमी बैठा है, उसने सऊदी अरेबिया से अगर गोल्ड एक्सचेंज रेट के थ्रू किया है तो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लगेगी, थोड़ा समय तो लगता है ना, तो इसलिए उसको T+2 कहा जाता है। तो आप अगर आज रिक्वेस्ट करते हो सोना बेचने की तो एक्चुअली वो सोना 2 दिन के बाद बिकता है, तुरंत नहीं बिकता है, ठीक है। तो इसलिए T+2 उसको कहते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इसको हम लोग यूज करते हैं, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। तो ये थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए बुलियन एक्सचेंज रेट क्या है, हल्का फुल्का इसका प्रोविजंस प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, इसको हिंदू में नहीं दिया हुआ है। क्या क्या इसका रेलेवेंस हो सकता है इंडिया के लिए। तो पहली बात तो हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ठीक है, वो तरीके से चैनलाइज हो जाएगी और हम लोग बहुत ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से कमा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, है ना। अभी जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह चलती है वो भी नहीं होगी, और वो कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। क्वालिटी हम लोग अश्योर कर सकते हैं, इंटेग्रिटी जो है प्रॉपर तरीके से होगा। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की जो पोजीशन है गोल्ड को लेके वो और ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी। फ्यूचर में हम लोग जो है प्राइस सेट भी कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो कुछ कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पे है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, सिग्निफिकेंस वगैरह आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछते हैं। सिग्निफिकेंस प्रीलिम्स में आपको ये प्रोविजन पूछते हैं। तो ये पहले वाली स्लाइड प्रीलिम्स के लिए, दूसरी वाली स्लाइड मेंस के लिए, है ना, अगर सवाल पूछता है तो। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आता है वो कहता है वी नीड टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर्स। देखिए विसल ब्लोअर क्या होता है, मान लो किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई करप्शन हो रही है, कुछ भी गलत काम हो रहा है, तो वहां पे क्या करता है, कोई ऐसा इंसान होता है जो कि ऑनेस्ट होता है, तो उसकी विसल ब्लो कर सकता है। विसल ब्लो मतलब वो अपना नाम बिना बताए डिपार्टमेंट को, सरकार को, दूसरे बड़े महकमे में ये बता सकता है कि सर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो किसी स्कूल में जो मिड डे मील को लेके जो अनाज आता है, अगर उसको लोकल टीचर ही खा पी रहे हैं, अपने घर पे ले जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं मार्केट में, तो वहां का कोई दूसरा टीचर जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो हायर अथॉरिटी को बता सकता है अपना नाम बिना बताए, है ना। एक कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे कि सर ऐसा ऐसा करके यहाँ पे हो रहा है, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर, ठीक है। तो विसल ब्लोइंग इज डिफाइंड एज एन एक्ट of disclosing information by an employee or any concerned stakeholder about the illegal or unethical conduct within the organization, ठीक है। अगर कोई इसके अंदर अनएथिकल और करप्शन वगैरह कुछ हो रहा है तो आप वो बताते हो। A whistleblower is a person who informs about a person or organization engaged in the illicit activity। illicit मतलब illegal activity, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2007 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया का जो हमारा जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसने भी ये रिकमेंड किया था कि जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब भैया अगर विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो कौन विसल ब्लो करेगा, कोई भी नहीं करेगा। उनको पता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं है, उसका सरेआम अगर आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने विसल ब्लो किया और अगर आपने उसका सब सारी दुनिया को नाम बता दिया कि देखो ये आदमी था जिसने विसल ब्लो किया है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसकी जॉब से निकाला जा सकता है। तो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, 2011 के अंदर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल हम लोगों ने पेश किया था। 2014 में उसको पास कर दिया गया। बेसिकली 2014 में विसल प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया है। एक्ट पास, बिल पास होना इज अ डिफरेंट थिंग, उसको नोटिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। जब तक उसको नोटिफाई नहीं होता है, जब तक उसके लिए प्रॉपर एसओपी नहीं आता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये मत समझना कि एक्ट पास होने से वो इंप्लीमेंट हो जाता है। ऐसे तो हमारे पास जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो तो पास हो चुका है, लेकिन क्या अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो है उसको नोटिफाई नहीं किया गया है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर अभी हम लोगों ने उसका डिसाइड नहीं किया है। तो इसी 8 साल हो चुके हैं विसल ब्लोअर एक्ट को पास हुए तक, लेकिन अभी तक इसको ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने नोटिफाई नहीं किया, मतलब इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो चीजें हैं वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं दी गई थी, ये यहां से आर्टिकल शुरू होता है, ठीक है। तो पहली बात तो आरटीआई की क्या, आरटीआई से बेसिकली रिलेटेड है और विसल ब्लोअर एक्ट वगैरह, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आरटीआई लगाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं सरकार से
और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो सरकार जो पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करती है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाती है, तो आरटीआई फाइल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। और एक्चुअली उनको विसल ब्लोअर्स भी कहते हैं, विसल ब्लोअर्स, ठीक है। जो आदमी आरटीआई लगाता है किसी डिपार्टमेंट में, वहां की इंफॉर्मेशन लेता है और उसको फिर बाद में दुनिया को बताता है कि देखो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो दैट वाज एन पर्सन आरटीआई एक्टिविस्ट, और इसका विसल ब्लोअर भी कह सकते हो। तो आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई जो है पॉलिसी मेकर्स को अकाउंटेबल बनाता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल, ऑर्डिनरी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, वो सारी सारी चीजें हैं। तो वो तो चीजें हो गई। अब बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आरटीआई लगाते हैं, मैंने भी जो है पिछले कई सालों में 2-3 आरटीआई लगाई हैं। खैर मैंने तो अपने पर्सनल पर्पज के लिए लगाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग आरटीआई इसलिए भी लगाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकें। दुनिया का जो टॉप 5 लॉज हैं उसके अंदर आरटीआई आता है, पता है आपको? इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है आरटीआई, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में, लोगों को पार्टिसिपेशन करने में, सरकार को अकाउंटेबल करने में। भैया डेमोक्रेसी की बैकबोन क्या होती है? डेमोक्रेसी की बैकबोन ही होती है अकाउंटेबिलिटी। सरकार को जनता के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए और आरटीआई इस चीज को इंश्योर करता है। इट्स अ ग्रेटेस्ट, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन गड़बड़ यहां पे है। क्या गड़बड़ है? जब से आरटीआई बना है तब से इंडिया में 100 से ज्यादा एक्टिविस्ट को मारा जा चुका है, मर्डर हो चुका है, और लाखों की संख्या में उनको हरास किया जाता है डेली बेसिस पे। समझ लो, आरटीआई लगाना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? मान लो कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी आदमी को, और आपको लगता है कि इस रोड के कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसके अंदर करप्शन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आरटीआई लगा सकते हो। अब आरटीआई लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस रोड के प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा आया था, कहां कहां कितना पैसा खर्चा हुआ, कहां से कितना सामान आया, किसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, कौन यहाँ पे वेंडर्स हैं। और अगर आपको पता चला कि भैया जो नेताजी हैं आपके वहां पे, जो विधायक साहब हैं, अगर विधायक के किसी रिश्तेदार का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो इसका मतलब समझ लो वहां पे करप्शन है कि नहीं? और आपने लगा दी इसके लिए आरटीआई। अब खबर तो जाएगी नेताजी के पास कि आरटीआई लगाई जा चुकी है, किसने आरटीआई लगाई है ये भी पता चल जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे मर्डर करवाया जा सकता है। ऐसा बहुत ज्यादा होता है। बिहार में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ होती है, समझ रहे हो? बिहार तो पहले नंबर पे है ही, बिहार के अलावा महाराष्ट्र में, यूपी वगैरह में बहुत डेथ होती है। तो क्या विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्या आरटीआई एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स किया जाना चाहिए, है ना। ये बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारे होना चाहिए। और वो कि ऐसी इंफॉर्मेशन थोड़ी ले रहे हैं जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। अरे भैया वो ऐसी इंफॉर्मेशन तो ले रहे हैं ना जो कि मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना। आरटीआई एक्ट जो हमारा सेक्शन 4 है उसके तहत बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि बताओ इस नेताजी को क्या बीमारी है, ऐसा तो नहीं मांग रहे हैं। वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही मांग रहे हैं जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन है। फिर भी उनकी डेथ यहाँ पे हो जाती है क्योंकि लार्ज स्केल करप्शन हमारे पूरे सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा जो पुलिस है भैया, और जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, पुलिस भी उनको हरास करती है क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर आता है। कभी कॉन्ट्रैक्टर का प्रेशर आता है, कभी बड़े साहब का प्रेशर आता है, कभी नेताजी का प्रेशर आता है। तो पुलिस भी इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से जस्टिस भी नहीं मिल पाता। तो पहली बात तो आपने आरटीआई लगाया बड़ा हिम्मत करके, आपको आरटीआई की इन्फॉर्मेशन मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मिल भी गया तो पुलिस आपको हरास करेगी, आपके ऊपर जो है थ्रेट आएंगे, आपको मारने की धमकियां मिलेंगी। धमकियों के बावजूद आप पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि ऊपर से फोन आ गया है। ये बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर जो हो रही हैं। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप 2-4 आरटीआई लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, ठीक है, सॉल्यूशन भी इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं। तो मैं जो प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन की बात करूंगा वो सिर्फ आर्टिकल तक ही लिमिटेड है, बहुत ज्यादा आगे बियॉन्ड हम लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और वैसे कुछ ज्यादा है भी नहीं। और टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि आरटीआई को सरकार वीक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको आरटीआई से मिल ही नहीं सकती, पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है, क्योंकि उनको सरकार क्या बोलती है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, नेशनल सिक्योरिटी और सेंसिटिव मैटर कह के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है वो बार बार कह चुके हैं सरकार को कि साहब ये नहीं होना चाहिए, आप आरटीआई को वीक मत करिए, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही है। पिछली सरकार ने भी, इस सरकार ने भी पूरा जोर लगा लिया है आरटीआई को वीक करने का। खैर वो एक अलग बात है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती ना कि उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो जनता तक जाए। खैर सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं,
पहली बात तो एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाइए, सोशो लीगल सिस्टम, जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट को, आरटीआई यूजर्स को ह्यूमन राइट डिफेंडर जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट मतलब वो आरटीआई अपने लिए नहीं लगा रहे हैं ना, समाज के लिए लगा रहे हैं, तो समाज के लिए लगा रहे हैं तो ह्यूमन राइट डिफेंडर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और उनके अगर कोई थ्रेटन करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने कोई लगा दिया, अपना अपना आरटीआई कोई फाइल की है, तो बिल्कुल उसके ऊपर तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई थ्रेट करता है या किसी का मर्डर हो जाता है आरटीआई एक्टिविस्ट का, तो टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सालों साल तक इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है भाई, नहीं, 6 महीने में, 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो विक्टिम की फैमिली को आप कंपनसेशन दे सकते हो, ये तो बनता ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है, वो पब्लिक अथॉरिटी को जो स्टेट के अंदर है उनको जो है डायरेक्शन दे कि जो आदमी आरटीआई लगा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे। आप हर चीज सेंटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आगे यहाँ पे आना पड़ेगा। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इनेक्ट द इफेक्टिव लेजिस्लेशन। तो 2014 में हमारे पास जो लेजिस्लेशन था उसके अभी हम लोग उसको अमेंड करने की बात कर रहे हैं। 2015 में उसको अमेंडमेंट की, मतलब 2011 वाला जो था उसको 2015 में अमेंडमेंट किया था। वो बिल अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पहली बात तो वो बिल प्रॉपर तरीके से पास होना चाहिए। बिल पास होने के बाद भैया नोटिफाई भी होना चाहिए, तब उसको प्रॉपर जाके तरीके से आप इंप्लीमेंट करिए। इनेक्ट एट द स्टेट लेवल विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन लॉ, है ना, स्टेट लेवल भी आप कर सकते हो, तो क्योंकि ये तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो वो सारी चीजें हो गई। तो ये आर्टिकल के अंदर तो यही था, एडिटोरियल के अंदर। कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल है 2015, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, ये अभी तक पास नहीं हुआ है, पुराने वाला ही चल रहा है। चल तो कुछ भी नहीं रहा है, नोटिफाई तो उसको भी नहीं किया गया, बट स्टिल अगर आपको कुछ प्रोविजन जानने हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो जाके, ठीक है। तो यही था आज का पूरा एडिटोरियल। यहाँ से अगर आपको लिखना है तो डेफिनेटली मेंस के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हो। उसमें आप ये लिख सकते हो क्वेश्चन में, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया, ठीक है। ऑल्सो throw some light on issues related to RTI and suggest some solutions, ठीक है। Suggest some solutions. Discuss the significance of RTI Act in India. Also throw some light on issues related to RTI and suggest some solutions. तो 150 वर्ड में 10 मार्क्स में, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। उसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल हमारे पास और भी था, हाँ ये वाला, ठीक है। 6 प्लीज चैलेंज प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट। तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हम लोग पहले अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। जब ये मथुरा वाला केस और काशी विश्वनाथ वाला केस हुआ था तब इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो ब्राउनी पॉइंट्स में मैंने आपके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आपके यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप इसको थोड़ा सा जाके पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या कहता है कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं आप उनके स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा, गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा, चर्च है चर्च रहेगा। एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। तो ये जो है बाबरी मस्जिद के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये कानून जो है बाकी सारे के सारे प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर इंडिया में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पढ़ सकते हो। बाकी आज और कुछ था नहीं, मुझे बड़ा मजा आया आज की एनालिसिस करने में, खासकर आरटी एक्टिविस्ट वाला और विसल ब्लोइंग वाला। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों, वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना चाहिए आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।